Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will start with coordination chemistry. पिछले जो लेक्चर में हम लिगेंड के बारे में पढ़ रहे थे, हम एक दंतुक लिगेंड के बारे में पढ़ चुके थे। अगला है द्विदंतुक लिगेंड। इनके अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल है एथिलीन डाइअमीन। इसमें दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं और दोनों NH जो नाइट्रोजन है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो प्रकार के उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। इसी प्रकार यदि लिगेंड धातु के साथ 3, 4 या 6 उपसहसंयोजक बंध बनाए तो उन्हें त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड या अथवा षटदंतुक लिगेंड भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन जो परमाणु हैं उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये धातु केंद्रीय धातु के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। यह एक षटदंतुक लिगेंड है। जब कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु से एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे एक सामान्य नाम हम बहुदंतिक लिगेंड कहलाता है। इसी तरह से डाई एथिलीन ट्राइएमीन जिसका की फॉर्मूला है NH2CH2CH2.NH यह एक त्रिदंतुक लिगेंड है और यहाँ पर 3 नाइट्रोजन हैं, वो 3 उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। तीसरा है उभयदंतुक लिगेंड। जिन लिगेंड अणु या आयनों में एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणुओं और वह परिस्थिति के अनुसार उनमें से किसी भी दाता परमाणु के साथ बंध बना सकता हो तो ऐसे लिगेंड को दोहरे दंतुक लिगेंड कहा जाता है। मतलब वहां पर डोनर एटम एक से अधिक प्रेजेंट हो और दोनों में से कोई सा भी एक अणु धातु परमाणु के साथ में बंध बनाए तो उसे उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। जैसे कि SCN- में N और S दोनों धाता परमाणु है। N परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो इसे आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं, और अगर S परमाणु जो है उपसहसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ तो आपका थायोसाइनेटो संकुल बनता है। इसी प्रकार NO2- यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रकार के दाता परमाणु हैं तो ये दोनों में से कोई भी एक बंध बना सकता है। अगर ऑक्सीजन बंध बनाता है तो इसे नाइट्राइटो आयन कहते हैं और अगर नाइट्रोजन बंध बनाता है तो इसे नाइट्रो आयन के रूप में जाना जाता है। पांचवा है कीलेटीकरण। जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाए जाते हैं तो चक्रीय संरचना युक्त संकुल बनते हैं और ऐसे संकुलों को कीलेट संकुल कहते हैं। मतलब जब भी कीलेटीकरण की प्रक्रिया होगी आपके जो लिगेंड होंगे वो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड होंगे और बहुदंतुक लिगेंड एक अणु होगा जिससे कि एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। ये देखिएगा एक चक्रीय संरचना बन रही है जिसमें एथिलीन डाइअमीन जो है प्लैटिनम अणु के साथ में जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन अणु है। यह एक संकुल है और यह इसमें एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस चक्रीय संरचना को हम कीलेटीकरण कहते हैं। और चक्रीय संरचना बनने के कारण ही कीलेट संकुल अधिक स्थायी होते हैं। नंबर 6 ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए समस्त लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे उस केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज जाननी है कि जैसे अगर हम ऑक्सीजन को हटाएंगे तो ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में हटेगा, क्लोरीन अणु है तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में हटेगा और जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश बचेगा वो उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर परमैग्नेट आयन है MnO4-, अगर इसमें Mn का ऑक्सीकरण अंक निकाला जाए तो वो +7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट आयन के साथ में कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो +2 प्राप्त होता है।
अगला है प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यह इसे हम EAN के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्नर सिद्धांत के बाद उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या लिए सिजुक ने भी एक सिद्धांत दिया जिसे EAN की अवधारणा का जन्म हुआ। सिजुक के अनुसार लिगैंड व धातु के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। एक उपसहसंयोजक बंध में लिगैंड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ धातु आयन भी साझा करते हैं और इस प्रकार उपसहसंयोजक बंध के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कृष्ट गैस का विन्यास ग्रहण कर लेते हैं जिसे उन्होंने प्रभावी परमाणु क्रमांक का नाम दिया। इसमें क्या होता है कि जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों परमाणुओं के मध्य साझा होता है और जो इसमें संक्रमण धातु है वो अपना विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा प्राप्त कर लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके और उस उत्कृष्ट गैस विन्यास को उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का नाम दिया। किसी धातु परमाणु के EAN के परिकलन के लिए उस धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाता है जो कि वो उपसहसंयोजक बंध द्वारा लिगेंडों से प्राप्त करते हैं। हाँ, ये हमेशा सही नहीं होता। EAN का परिकलन यहाँ देखिएगा, हमने लिया है हेक्साएमीन कोबाल्ट आयन। इसमें कोबाल्ट की परमाणु संख्या का मान है 27, इस पर ऊपर चार्ज है +3, तो कोबाल्ट +3 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसलिए 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है 24 और 6 अमोनिया परमाणुओं द्वारा ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्योंकि 6 है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रहा है इसलिए 6 × 2 इट इज इक्वल टू 12। तो कोबाल्ट हेक्साएमीन कोबाल्ट आयन में जो कोबाल्ट का EAN होता है वो 24 + 12 जो कि टोटल हो जाता है 36। ये एक उत्कृष्ट गैस क्रिप्टन के जैसा हो जाता है इसलिए इसे क्रिप्टन विन्यास और यहाँ पर इसका जो उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करने की वजह से ये यौगिक स्थायी हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है हेक्साएमीन आयरन संकुल। इसमें आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। आयरन +2 में, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आयरन का जो परमाणु इसमें बचेंगे वो 4 में से आयरन के 6 CN है और 4 माइनस चार्ज है तो आयरन का ऑक्सीकरण अंक +2 होगा और Fe+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे टोटल 24 और 6 CN माइनस से ग्रहण इलेक्ट्रॉन होंगे 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12। तो FeCN6 4 माइनस में जो आयरन का EAN हो जाएगा 24 + 12 विच इज इक्वल टू 36 जो कि क्रिप्टन का विन्यास है। इसी प्रकार CrCO6, इसमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 और यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 है, इसीलिए क्रोमियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 24 हुए और 6 CO अणुओं द्वारा ग्रहण इलेक्ट्रॉन 6 × 12 विच इज इक्वल टू 12। तो टोटल जो CrCO6 में क्रोमियम का जो EAN होगा वो 24 + 12 36 होगा जो कि अगेन क्रिप्टन का विन्यास हो जाता है, इसीलिए यह एक स्थायी संकुल होता है। थैंक यू।